वन साइंस एंड टेक की पीवाईक्यू सीरीज अब नई स्टार्ट हुई है, जिसमें 2013 का पेपर अपन कर चुके हैं। आज करेंगे अपन 2014 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी उत्पन्न करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है, मतलब उत्पन्न करती है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। भारत के पास और सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार हैं, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पढ़ते हैं क्यों, देखना। फोटोवोल्टिक पीवी तकनीक, एक फोटोवोल्टिक सेल जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में कन्वर्ट करता है। कुछ पीवी सेल कृत्रिम प्रकाश को बिजली में भी कन्वर्ट करते हैं। सौर पैनल फोटोवोल्टिक कोशिकाएं नहीं होते, फोटोवोल्टिक सेल के साथ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके काम करते हैं, प्रत्यक्ष धारा यानी डीसी उत्पन्न करते हैं और इन्हें कन्वर्ट करने की तकनीक की मदद के प्रयोग करने योग्य अल्टरनेटिंग करंट एसी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि सर ने पूरी साइंस एंड टेक इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करी है गूगल की मदद से, तो ऐसे ही हिंदी कर रखी है इन्होंने। भारत में अर्धचालक सिलिकॉन प्लेट बनाने के निर्माण क्षमता नहीं है, अतः हम इसके लिए आयात पर निर्भर हैं। ये बात तो सही है भाई। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन सिलिया नहीं होती, सिलिकॉन सेल्स होती हैं शायद। सौर तापीय प्रक्रिया सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण को सीधे ऊर्जा में उपयोग जैसे गर्म पानी या बिजली में परिवर्तित हो सकता है। ये सौर विकिरणों को प्लेट या ट्यूब के माध्यम से संग्रहित कर तरल को गर्म कर देता है। सौर तापीय प्रौद्योगिकी पीवी की तुलना में कम लागत, कम जगह लेती हैं, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा रोग है जो भारत में जिसका उन्मूलन हो चुका है? तो भाई चेचक आउट ऑफ इंडिया हो चुकी है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जा चुका है भारत से। पढ़ते हैं इसके बारे में। डिप्थीरिया रोग कारक इसका क्या रहता है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में इसका टीका शामिल है, अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से 1 से 5 वर्ष के बच्चों में यह बच्चों को प्रभावित करता है। चिकन पॉक्स विषाणु जनित रोग है, जिसका विषाणु कौन सा है? वेरिकाल जोस्टर वायरस सर्दी व अन्य फ्लू के समान फैलता है। चिकन पॉक्स फ्लू की भांति अभी भी प्रचलित है। चेचक या स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण ही होता है। ये एकमात्र मानव जाति की सबसे घातक बीमारी जिसे टीकाकरण द्वारा मिटा दिया गया है। वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। चेचक 1980 में आधिकारिक रूप से मिटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल द्रवनोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यह 1 टन नाभिकीय वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो भाई बताओ, इसमें से अग्नि 4 क्या काम करता है? भाई सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अग्नि 4 मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ध्यान रखना। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके 2 चरणों का ठोस प्रणोदक ईंधन काम आता है। 2 चरणों में ठोस प्रणोदक ईंधन काम आता है। यह परमाणु हथियार भी ली जा सकती है। DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित की गई है।
इसके पश्चात अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है भाई, 5000 किलोमीटर है। फिर अब कौन सी हो चुकी है, अग्नि प्राइम, जो अग्नि श्रृंखला की नवीनतम और छठा संस्करण है। इसकी रेंज कितनी है भाई, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। इसे अग्नि 1 और 2 के उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया जा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो भाई स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, नहीं। प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यही है भाई अपने इसका प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तथा O2 एवं जल मुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को शर्करा में के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम विक्षण के अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है या लाए जा सकते हैं। तो भाई और कौन सा इसकी जगह प्रयोग किया जा सकता है, पारितारिका क्रमविक्षण, दृष्टिपटल क्रमविक्षण और वाक अभिज्ञान। तो तीनों के तीनों काम में लिए जा सकते हैं। पढ़ते इसके बारे में। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यानी जीवमितीय पहचान से नाता किसी व्यक्ति की पहचान उसके एक या अधिक विशिष्ट जैविक लक्षणों के आधार पर करना है। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन की सबसे पुरानी टेक्निक है। अन्य तरीके कौन कौन से हैं भाई, आइरिस स्कैनिंग यानी पारितारिका क्रमविक्षण, हाथ की ज्यामिति, आवाज़ की तरंगें, वाक अभिज्ञान और रेटिना स्कैनिंग यानी दृष्टिपटल स्कैनिंग, ये भी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा, DNA से पहचान और हस्ताक्षर और फेशियल रिकॉग्निशन ये सारे के सारे पहचान करने के तरीके हैं। UPSC 2018 में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन से संबंध में नहीं सही है। तो कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, ये बात बिल्कुल सही है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कायिक प्रवर्धन पौधे के प्रजनन की अलैंगिक विधि है जो पौधे की पत्तियों, जड़ों और तने से होता है, अर्थात यह पौधे के विशिष्ट वनस्पति भागों के विखंडन और पुनर्जनन के माध्यम से संपन्न होता है। विधियाँ कौन सी है भाई कायिक जनन में, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और उत्तक संवर्धन। कायिक प्रवर्धन में उगने वाला पौधा आनुवंशिक गुणों में माता पिता के समान होता है, अर्थात क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष भर चल सकता है। पौधों को बीजों की तुलना में तेजी से उगाया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावी करने में सहायक नहीं है क्योंकि यह पितृ पौधे जैसे गुण लिए हुए होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया सरल, तेज और कम खर्चीली होती है। इस प्रक्रिया में नए पौधे में शुद्धता और गुण बरकरार रहते हैं। इस विधि से बीज रहित पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके बनाए गए पौधे मूल पौधे की हूबहू नकल होते हैं और इनमें कोई विविधता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो भाई अंतरिक्ष विज्ञान है और ये प्रायोजन है। तो कैसिनी जो है कैसिनी हाइगेन्स शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचारण करना। मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, ये सही है। वायेजर 1 और 2 ये जो है बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कैसिनी हाइगेन्स ये शनि की परिक्रमा करके छल्लों के बारे में व्यवहार की जांच करता है। मैसेंजर जो है वो बुध के मानचित्र और अन्वेषण का काम करता है। वायेजर जो है 1-2 जो बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करता है। यूपीएससी अक्सर स्पेस मिशन, उनकी एजेंसी, उनके उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन पूछता है। भारत के सभी स्पेस मिशन और ये उद्देश्य उनके पढ़ के जाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, नहीं भाई। दुग्ध आस्कंदन, ये बात बिल्कुल सही है। दुग्ध का स्कंदन रासायनिक परिवर्तन है।
रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य पदार्थ की आणविक संरचना का पूरी तरह बदल जाना, नए पदार्थ का निर्माण करना है। यह एक स्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा का उत्पादन शामिल है, जो कि गर्मी, प्रकाश और ध्वनि के रूप में हो सकता है। बर्फ का गलन एक रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि वापस पानी से बर्फ बनाई जा सकती है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि नमक अन्य रासायनिक तत्वों में परिवर्तित नहीं होता है। दूध का आस्कंदन यानी खट्टा होना एक स्थायी प्रक्रिया है, इसे वापस दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फिर इसमें से उपयुक्त में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है? तो भाई फल वाले पौधे में मुकुलन और रोपण, ऐसा तो ट्रांसजेनिक फसल बनाने में यूज़ नहीं होता। कोशिकागत द्रव्य नरबंधता, ये बात बिल्कुल सही है। जीन नीरवता, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांसजेनिक फसल से तात्पर्य है ऐसी फसल जिनके जीन को कृत्रिम रूप से संशोधित कर इच्छित जीन को जोड़कर हटाकर प्राप्त किया जाता है, ताकि वे इच्छित लाभ जैसे उपज में वृद्धि, रोग या सूखे के प्रति प्रतिरोध, पोषण में वृद्धि, शाकनाशी के प्रति सहनशीलता प्राप्त हो सके। बडिंग और ग्राफ्टिंग कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग ट्रांसजेनिक फसलें बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। कोशिका द्रव्य नरबंधता यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये क्या होती है? पौधों में विशिष्ट परमाणु और माइटोकॉन्ड्रियल प्रक्रिया के बाद आंशिक व कुल बांझपन है। इस तकनीक में जीनोम में कुछ बदलाव किया जाता है। जीन नीरवता यानी साइलेंसिंग एक निश्चित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का नियमन है, ताकि जीनीय विकारों को ठीक किया जा सके। इसमें जीनोम की काटछांट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है मक्का का मंड का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, ये भी सही है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का का उपयोग पशु चारे में, मकई स्टार्च बनाने में, कॉस्मेटिक दवा, कपड़ा बनाने में, गोंद पैकेज, कागज उद्योग में, इथेनॉल और जैव ईंधन बनाने में, मादक पेय पदार्थ बनाने में। भारत में मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है 85%, और चावल गेहूं के पश्चात तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल है। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, एमपी, बिहार और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है? एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी और बरूथी। तो भाई ये केकड़ा जो है ये इनके वर्ग से नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जीव अपना खंडित शरीर और युग्मित संयुक्त उपांग है। ये द्विपक्षीय रूप से असममित 2 एक जैसे खंड होते हैं। अर्चिंडिस वे आर्थ्रोपोडा है जो स्थलीय हैं, जैसे मकड़ी, बिच्छू और बरूथी आदि। क्रस्टेशियन जलीय आर्थ्रोपोडा जैसे केकड़ा, झींगा मछली, क्रेफिश इत्यादि। आर्थ्रोपोडा जीव ठंडे खून के जीव हैं और कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और उसकी हीनता से होने वाला कमी। विटामिन सी से स्क्रवी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से रात्रि अंधता। तीनों के तीनों सही हैं। नहीं सॉरी, थर्ड में लग रहा था विटामिन, अच्छा विटामिन ए से रतौंधी है क्या वो? ओके देखो भाई, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये प्राप्त होता है अंडा, दूध, लीवर और आंवला से, और इसकी कमी से रतौंधी और दर्मटोसिस या बोनापन रोग हो जाता है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है और ये चावल की भूसी, गेहूँ, यीस्ट और दुग्ध सब्जी से प्राप्त होता है, जिसकी कमी से क्या होता है भाई? बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, अंडा का पीला भाग और दूध, हरी सब्जी से ये प्राप्त होता है। डर्मेटोसिस और ग्लाइसिटिस ये रोग हो जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। विटामिन B4 जिसे बोला जाता है निकोटिनिक अम्ल, और ये यीस्ट, यकृत, दूध, मांस और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। त्वचा का रूखापन, डायरिया, एनीमिया रोग हो जाते हैं अगर
इनकी कमी हो जाए तो। विटामिन B10 जिसे फॉलिक अम्ल कहा जाता है, यीस्ट से प्राप्त होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, यकृत, योस्ट, मक्का जो है इनसे ये प्राप्त होता है, इसकी कमी से मेरुदंड का कमजोर होना, पेनिसियस एनीमिया होना। विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, खट्टे फलों, नींबू, हरी सब्जी, सलाद से प्राप्त होता है, और स्कर्वी मसूड़ों का फूलना इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन D जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली के तेल से ये प्राप्त होता है, और रिकेट्स इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन E जिसे टोकोफेरोल साइंटिफिक नेम है, बोझ, फलियां, दूध, अंडे, प्रजनन शक्ति में इनमें कमी हो जाती है, इनसे ये प्राप्त होता है, प्रजनन शक्ति में ये कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, ये भी सही है। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नैनो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के छोटे कण होते हैं। नैनो तकनीक पदार्थों को उनके परमाणुक स्तर तक छोटा कर उसे अधिक उपयोगी बनाने की तकनीक है। और नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, पर्यावरण के लिए प्रभाव, जल व मृदा को संदूषित कर सकते हैं, वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं जो मानव के लिए बहुत ही खतरनाक है, मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नैनो कणों की उच्च सांद्रता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की समस्याएं और हृदय रोग होते हैं। हाल के एक अध्ययन के अनुसार मां में प्रवेश करने वाले ब्लैक कार्बन कणों की संख्या बच्चे के अनुपात में पारित हो जाती है। नैनो प्रदूषण एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग निर्माण प्रक्रिया के दौरान नैनो उपकरणों व नैनो सामग्री द्वारा उत्पन्न कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास दिल्ली और अन्य जगहों पर केवल PM 2.5 PM10 प्रदूषकों की निगरानी करने की सुविधा है। यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया था। तो ये हो गया भाई अपना 2014 का पेपर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन 2015 का। ऐसे ही अपन इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर बहुत पास आ गया है। बुक लेना चाहो तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की साइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है वो, तो आप देख चुके हो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।